it changes the shape of the object or the body, object or the body। ठीक है, तो वो फोर्स जो बॉडी की शेप को या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी तो प्लास्टिक को अगर आप डीफॉर्म कर दें, क्या वो अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है? नहीं कर पाता। तो वो प्रॉपर्टी जिसके करके बॉडी अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाती आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डीफॉर्मिंग फोर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी of an object or body due to which the body does not regain its original shape after the removal of deforming force। हाँ जी, ये तीनों डेफिनेशन क्लियर है, इलास्टिसिटी, डीफॉर्मिंग फोर्स एंड प्लास्टिसिटी। इसमें कुछ रिपीट करना है तो बताइए मुझे भी, इसमें कुछ भी रिपीट करना है तो बताइए। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी तो परफेक्टली इलास्टिक, देखिए हमारे पास कोई भी बॉडी ना इलास्टिक नहीं होती है, परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं होती। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि रबर को हमने खींचा, छोड़ देते हैं, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गए, बट एक्चुअली अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो रखी होती है, लेकिन वो कंप्लीटली रिगेन नहीं करते हैं। ये रबर है, ठीक है, हम लोग इसको खींच के छोड़ देते हैं तो अल्टीमेटली इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, जो हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी बॉडी इलास्टिक नहीं होती ना ही कोई बॉडी परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है, चलिए लिखिए जरा, इज द बॉडी which completely regains its original shape after the removal of deforming force। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या बताया आपने कि वो बॉडी जो अपने आप को कंप्लीटली रिगेन कर लेती है। ठीक है, बट देयर इज नो बॉडी विच इज सेड टू बी द परफेक्टली इलास्टिक। देयर आर नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। ठीक है, और वो हमारे पास होती है क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है, no body is perfectly elastic body but quartz crystal
is nearly perfectly elastic body, nearly perfectly elastic body। ठीक है, हो जाएगा। इलास्टिसिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ द इलास्टिक बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। हाँ जी, परफेक्टली इलास्टिक ही, हाँ जी। कैसे हो सकती है? देखिए राजे, अभी तक कोई भी ऐसी चीज डिस्कवर नहीं है, कोई भी ऐसा मटेरियल डिस्कवर नहीं हुआ है, ठीक है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल डिस्कवर नहीं हुआ है जो कंप्लीटली अपने आप को रीगेन कर ले। हम लोग बताया ना कि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ जी हो गया, पर अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें ना, देयर इज नो परफेक्ट रीगेन। ठीक है, देयर इज नो परफेक्ट रीगेन ऑफ द ओरिजिनल शेप। ठीक है, कोई भी रजे अभी तक बॉडी ऐसी डिस्कवर नहीं है, कोई मॉलिक्यूल ऐसा डिस्कवर नहीं हुआ है जो अपने आप को रीगेन कर लेता हो। ठीक है, राइट है। चलिए नेक्स्ट लिखिए परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, perfectly plastic body is the body which does not regain its original shape or configuration even after the removal of deforming force। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी अपने आप को रीगेन नहीं कर रही है, थोड़ा सा भी नहीं कर रही है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी बॉडी पूरी तरह से रीगेन नहीं कर पाती तो ये भी नहीं कि वो पूरी तरह से, मतलब बिल्कुल भी रीगेन ना करे। एक तो हम लोग बता रहे हैं कि पूरी तरह से रीगेन नहीं कर पाती, एक हम लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल भी रीगेन नहीं कर पाती, ऐसा कभी नहीं होता। देयर इज सम रीगेन। ठीक है, कि अगर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये हमने इनिशियल पोजीशन रखी है तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी को हमने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, तो बॉडी में कुछ ना कुछ रीगेन डेफिनेटली आता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें जो बिहेवियर दिखाते हैं एज द परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, दैट इज पुटी और मड। ठीक है, जो वॉल पुटी होती है ना, जो हम लोग दीवारों पे लगाते हैं, वो जब सूख जाती है इट कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और कॉन्फ़िगरेशन। जब हम लोग उसको, बट वो भी करती है बट बहुत स्मॉल रीगेन करती है। ठीक है, इसी तरह जो मड है, मड जब सूख जाता है, ठीक है, सूखने के बाद वो भी अपने आप को रीगेन नहीं करेगा, उसको खींचोगे तो बहुत स्मॉल सा अपने आप को रीगेन करेगा। ठीक है, तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है? जो बिल्कुल भी रीगेन नहीं करती, बट देयर इज नो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, बट हमारे पास नियरली परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कौन सी है? पुटी और द मड। ठीक है, लिखिए डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। चलिए, these are the nearly perfectly plastic bodies। ठीक है, next topic is important, stress। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। मैं इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, दैट इज द स्ट्रेस। ठीक है, मेरे पास ये बुक है, ठीक है, मैं बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, दैट इज द स्ट्रेस। ठीक है,
तो स्ट्रेस हमारे पास नॉर्मल भी हो सकता है, इट कैन बी टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। लिखिए ना, इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, force acting per unit area to change the shape of the body, to change the shape of the body. स्ट्रेस हमारे पास क्या रहता है, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एमकेएस में और एसआई में, और ये क्या हो गया सीजीएस में। और इसके डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो m1 l-1 t-2, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। ये नोट करें फटाफट से। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट इज द नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, परपेंडिकुलर लगेगा, है ना। तो इसकी जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर था एग्जैक्टली, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर, नॉर्मल स्ट्रेस इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, ठीक है। इट इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो नॉर्मल फोर्स जो लग सकता है वो दो चीजों के लिए लग सकता है, एक तो बॉडी की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, एक बॉडी की लेंथ को डिक्रीज करने के लिए, है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस भी आगे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वन इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और द कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो टेंसाइल को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और द कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो देखिए टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया to increase the length of the body, ठीक है। तो ये बॉडी है हमारे पास, let's say A be the area of cross section and F is the applied force। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझते हैं ना, जैसे हमारे पास ये हमारे पास लेट्स सपोज रोड है, इलास्टिक रोड है, ठीक। हम लोग इसकी इस एंड पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया such that there is increase in the length, ठीक है। लेट्स से डेल्टा विल बी द इंक्रीज इन द लेंथ, और जो L y दैट इज द ओरिजिनल लेंथ, इट इज ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा क्या है, चेंज और इसे इंक्रीज इन द लेंथ, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ ए,
टू इंक्रीज द लेंथ। सेकंड क्या हो गया हमारे पास, कंप्रेसिव। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या रहेगी कि जब हम लोग बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बट कुछ इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं कि बॉडी की जो लेंथ है वो कम हो रही है। ठीक है, लेंथ कम होने का मतलब क्या है कि बॉडी की जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी। एक एरिया, ये हो गया डिक्रीजिंग द लेंथ, और ये हो गया हमारे पास ओरिजिनल। डिक्रीजिंग लेंथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया to decrease the length of the body। ठीक है, compressive stresses force per unit area to decrease the length। ठीक हो जाएगा ये। देन सेकंड पार्ट हमारे पास आता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो जब भी हमारे पास फोर्स किसी एंगल पे लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल। ठीक है, इज द फोर्स, इज द टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया to change the shape of the body। ठीक है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेसेस, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम लोग ये हमारे पास क्यूबिकल बॉडी है, और हम लोग इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मैंने अभी बुक के लिए बताया था कि हम लोग टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी की शेप चेंज हो जाती है ना। कि जैसे हमारे पास ये बुक है तो मैं टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ तो बॉडी की जो शेप है वो चेंज हो रही है, दैट इज द टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है,